हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल था उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म देखा और उस लेक्चर में हमने ये भी कहा था कि मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का एक पार्ट है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के दौरान कार्बोकैटाइन एक इंटरमीडिएट बनता है और कार्बोकैटाइन जब इंटरमीडिएट बनता है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इट मींस जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें कुछ रीअरेंज प्रोडक्ट भी होंगे। तो क्या होता है हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, यहां हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल है आइसोपेंटाइल अल्कोहल का, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर हमने साफ साफ ये बात कही कि आपको एक कार्बन से OH रिलीज करना है तो जस्ट उससे आगे वाले कार्बन से H रिलीज करना है। तो देखिए, इसके बात कहूं और ये कहूं कि आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस मॉलिक्यूल को ट्रीट करवाना है हाई टेम्परेचर पे, तो प्रोडक्ट क्या होंगे? तो ये तो कंफर्म है कि OH ये जाएगा, तो जस्ट आगे वाले कार्बन का H ये चला गया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता हमारे पास? प्रोडक्ट बन जाता, देखिए ये हाइड्रोजन जाए तो ये गया, इट मींस यहां क्या हुआ? डबल बॉन्ड। ये देखिए ये रहा, तो यहां क्या हुआ? डबल बॉन्ड। कि क्या अब इसके अलावा कोई प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं? देखिए रीअरेंजमेंट होगी या नहीं इसकी बात करूं तो देखिए हम कैसे डिसाइड करें कि रीअरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल है। तो देखिए और भी कोई प्रोडक्ट बन सकते हैं या नहीं। तो हम अब बात करते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की। तो क्या हुआ होगा वो देखिए आप। तो इसकी बात करूं तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? तो प्रोडक्ट बनने के लिए मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म में मैंने डिस्कस किया था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोटॉन है उससे, वो प्रोटॉन क्या होगा? वो प्रोटॉन अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो उसे अट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब क्या हुआ कि ये लोन पेयर क्या करेंगे? पहले इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे और कार्बन के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पहले स्टेप में क्या होना है? प्रोटोनेशन होनी है, और सेकेंड स्टेप में वहां से वाटर रिलीज हो जाना है। ओके, तो ये क्या हुआ? ये दोनों स्टेप मान लीजिए मैं करके नहीं दिखा रहा, यहाँ पे एक ही स्टेप के अंदर आपको दोनों करके जो कार्बोकैटाइन बनता उसको डिस्कस कर रहा हूं। तो कार्बोकैटाइन क्या बनता मेरे पास? कार्बोकैटाइन होता, ये देखिए ये रहा। तो ये कौन सा कार्बोकैटाइन है? ये देखिए, दैट इज द आइसोपेंटाइल कार्बोकैटाइन। तो इस कार्बोकैटाइन में किस टाइप का कार्बोकैटाइन है? तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इसका मतलब एक ही अल्काइल ग्रुप हुआ। तो ये किस टाइप का है? दैट इज द प्राइमरी कार्बोकैटाइन। ऐसे केस में जब कार्बोकैटाइन आपके पास बने तो जस्ट आप आगे वाले कार्बन के पास देखें कि क्या कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या। जैसे मान लीजिए इसकी बात करूं तो इसके जस्ट आगे वाले के पास ये रहा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आप इस हाइड्रोजन को नेगेटिव फॉर्म में उसे दे दीजिए। अगर ये हाइड्रोजन इसके पास जाए और वो भी नेगेटिव में, इसका मतलब ये तो न्यूट्रल हो गया और यहां क्या जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे पास क्या होगा? एक और कार्बोकैटाइन बन जाएगा। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या कार्बोकैटाइन अभी मेरे पास बन सकता है? तो वो कार्बोकैटाइन ये पॉसिबल है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन अगर यहां चला जाए तो ये क्या बना? ये हाइड्रोजन वहां चला गया तो यहां कार्बन बचा, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, और ये हुआ CH3, और यहां पहले से ही CH3 प्रेजेंट था। अब ये किस तरह का कार्बोकैटाइन है? इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट इज द टर्शरी कार्बोकैटाइन। इसमें माइग्रेशन किस चीज का हुआ है? हाइड्रोजन का इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, और हाइड्रोजन नेगेटिव क्या होता है? हाइड्राइड। तो इसका मतलब यहां शिफ्ट क्या हुआ है? दैट इज द हाइड्राइड शिफ्ट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट बोला जाता है। ऐसे केस में आपको पहले वाले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन जो है वो बनाना है। अगर बनाना तो ये ज्यादा है तो ये ज्यादा अमाउंट के अंदर वहां पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी कार्बोकैटाइन इज मच मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकैटाइन।
तो आपको इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये तो ज्यादा एक्सटेंट के अंदर कौन होगा, ये होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो डीप्रोटोनेशन है वो करवा दीजिए। देखिए इसकी डीप्रोटोनेशन करवाता, प्रोटॉन बाहर जाता, तीसरा स्टेप, तो क्या होता, इससे जस्ट आगे ये H रहा, ये बाहर गया तो यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता, ये H चला गया, देखिए डबल बॉन्ड एंड CH2, और ये क्या हुआ CH3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है 2 मिथाइल ब्यूट 1 तो ये प्रोडक्ट बनता जो प्रिडिक्टेड था। ठीक है, लेकिन बात चल रही थी कि रीअरेंज प्रोडक्ट और क्या बन सकते थे। तो रीअरेंज प्रोडक्ट अगर इसकी बात करूं तो यहां से देखिए, यहां से अब मेरे पास फिर दो पॉसिबिलिटी आ गई कि मैं कौन सा एल्कीन बनाऊं। देखो इसके पास पॉजिटिव है तो इससे अल्फा कौन सा, सॉरी नेक्स्ट बीटा कौन सा हुआ, दैट इज बीटा, दैट इज आल्सो बीटा। अगर इस बीटा की बात करूं, यहां से अगर H रिलीज कर दूं, ये और ये तो एक ही बात है, देखिए यहां से H रिलीज कर दूं तो यहां डबल बॉन्ड हो, तो एक प्रोडक्ट मेरे पास क्या हो, ये देखिए ठीक है, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट एक ही है। लेकिन देखिए हमें यूं लगता है कि ये इस कार्बन से H गया, इससे नहीं गया, ये इससे H गया। तो देखिए जिसके पास पहले OH था उसी के पास H वो ही चला गया। ठीक है, क्योंकि ये आफ्टर रीअरेंजमेंट गया। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और देखिए कि ये यहां की बजाय बीटा ये भी तो है, इस साइड से चला जाता तो क्या प्रोडक्ट बनता मेरे पास, ये देखिए आप, इसमें आपके पास क्या है 2 मिथाइल ब्यूट 2 क्या जो स्टार्टिंग आपको रिजेंट दिया, रिएक्टेंट आपको दिया हुआ था उसको देख के, सबस्ट्रेट को आप देख के, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यहां से हुआ जाए और यहां डबल बॉन्ड आ जाए, तो वहां से हमें नहीं पता लग रहा। लेकिन जैसे ही हमने इसका मैकेनिज्म देखा और हाइड्राइड शिफ्ट देखा तो हमने देखा कि ये भी प्रोडक्ट बनता और वो भी ज्यादा एक्सटेंट के अंदर बनता, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता, क्योंकि वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसके पास क्या होता है, मोर एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो इसमें 3 एल्काइल ग्रुप थे, जबकि इसके पास जो बात करें तो सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप थे। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये ज्यादा स्टेबल हुआ। तो इसके प्रोडक्ट की बात करें तो इसके साथ साथ ये प्रोडक्ट तो बनता ही बनता, तो इसके साथ साथ क्या बनता, इसके साथ साथ ये भी एक प्रोडक्ट बनता जो हम देख के प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो दिस इज द रीअरेंज प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये है हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होता है, साफ आप देख सकते हैं, जो कार्बोकैटायन बने उसके दौरान आपको रीअरेंजमेंट करनी है, और रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बने दैट इज द रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। और इसमें आपने हाइड्रोजन शिफ्ट करवाना है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, मींस हाइड्राइड की फॉर्म में, सो दैट इज द हाइड्राइड। अब हम बात करते हैं मिथाइल शिफ्ट की। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इस बार हमारे पास क्या चीज है, इस बार हमारे पास है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट एन 1 इसके पास हमारे पास यहां जो हमें दिया हुआ है क्या है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ये चीज है। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए मैं क्या करूं, यहां से बीटा पोजीशन तो ये है, अगर मुझे सिंपल पूछा जाए कि क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो OH अगर ये जाए तो बीटा के पास तो भाई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या मैं ये कहूं कि नो रिएक्शन? अगर ये कहूं नो रिएक्शन तो ये गलत बात होगी, क्योंकि यहां प्रोडक्ट बनते, और वो प्रोडक्ट कहां से आए। देखिए बात है कि यहां क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये शायद मैं इसको डायरेक्ट देख के कि ये कहूं कि पहले से आप OH हटा दीजिए और उससे आगे वाले से H तो प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो क्या प्रोडक्ट बनता, इसकी बात करूं तो आपको इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म में सेम वही बात देखिए, CH3 ये देखिए वही बात कि पहले क्या होगा, प्रोटॉन जाके अटैच हो जाएगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, मींस डिहाइड्रेशन, और क्या चीज जनरेट होगी, जनरेट होगा हमारे पास कार्बोकैटायन। और इस बार मैंने आपको पहले भी ये बात बोली कि कार्बोकैटायन किस टाइप का है ये जरूर चेक कर लीजिए, और उस टाइप के बनने के बाद क्या कोई चीज शिफ्ट करवा के आप उससे बेटर कार्बोकैटायन बना सकते हैं या नहीं। तो यहां देखिए क्या है, इस कार्बन के पास
2 हाइड्रोजन और 1 एल्काइल ग्रुप, इट मींस ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो क्या जैसे प्राइमरी, तो मैंने कहा कि जस्ट आगे वाले के पास देखिए हाइड्रोजन है क्या, तो इस बार आगे वाले के पास हाइड्रोजन तो नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो आप हाइड्रोजन तो शिफ्ट करवा ही नहीं सकते, तो इस बार हमने क्या शिफ्ट करवाना है, मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करवाना है। अगर ये पूरा मिथाइल ग्रुप ही यहां से माइग्रेट करके शिफ्ट हो जाए यहां पर, तो क्या हो जाए, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए। देखिए कैसे, ये CH3 पहले ही था और ये CH3, देखिए इस कार्बन का मिथाइल अगर यहां से चला जाए और यहां, तो इस कार्बन के पास से गया तो पॉजिटिव, और ये किसके पास आ गया, दैट इज CH2 CH3, ये देखिए। और ये जो कार्बोकेटाइन बना ये किस टाइप का है, ये है टर्शरी कार्बोकेटाइन, और सेम वही बात की टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मच मोर स्टेबल देन प्राइमरी, और ये किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहां माइग्रेशन किसका हुआ, पूरे मिथाइल ग्रुप का, तो मिथाइल ग्रुप गया तो दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल शिफ्ट, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, मिथाइल शिफ्ट बोला जाएगा। ओके, तो देखिए अगर इसकी बात करूं तो इससे तो डी प्रोटोनेशन होता ही नहीं, क्योंकि जस्ट आगे वाले के पास क्या है, प्रोटॉन है ही नहीं, तो इससे डी प्रोटोनेशन करने की बात करूं -H पॉजिटिव, तो ये तो नहीं पॉसिबल, लेकिन इनसे तो पॉसिबल है ना। कैसे, देखिए जस्ट आगे वाले की बात करूं, आगे बीटा ये भी है, आगे बीटा ये भी है, और आगे बीटा ये भी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन सकता था, प्रोडक्ट की बात करूं देखिए, तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या क्या बनता, अगर मैं इससे H यहां से रिलीज करवाऊं तो एक प्रोडक्ट तो मेरे पास ये हुआ, ये देखिए एक प्रोडक्ट तो ये बना, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप है। अगर मैं इस साइड से रिलीज करूं तो मेरे पास क्या बना, तो बना CH3 CH2 C CH3, यहां से गया तो इधर H और CH3, ये देखिए। और इस पर मेरे पास क्या है, 1 2 3 और एक ही H है, देख सकते हैं, तो इन डबल बॉन्ड के साथ, तो इस पर मेरे पास क्या 3 एल्काइल ग्रुप है। तो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, वही होगी जिसके पास मोर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग साफ दिख रहा है कि मोर एल्काइल ग्रुप वाली चीज जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास बनेगा। लेकिन ये बने किससे, अगर मिथाइल शिफ्ट ना होता तो शायद रिएक्शन ही ना हो पाती है, देखिए, क्योंकि जस्ट आगे वाले के पास तो ऐसा था ही नहीं। तो ऐसे केस में जहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो वहां आपको रीअरेंजमेंट भी चेक करना है और रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी बनाने हैं। ओके, तो मैं ये जो डबल बॉन्ड की बात कर रहा था, हालांकि मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी बता देता हूं, आप इस डबल बॉन्ड पे फोकस करिए। देखिए दैट इज C, दैट इज आल्सो C, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन के पास एक तो हाइड्रोजन है, ये रहा, एक मिथाइल ग्रुप है, ये रहा। इनकी बात करें, इस कार्बन के पास एक मिथाइल है, ये रहा, और एक इथाइल ग्रुप है, ये रहा। इन 4 ग्रुप में से एल्काइल कितने हैं, 1 2 और 3। आप इसकी बात करें तो इन दोनों के बीच में क्या था, ये देखिए, ये तो ये डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास 2 तो हाइड्रोजन थे, ये रहा, एक इथाइल और ना सॉरी दोनों इथाइल, तो ये भी इथाइल और ये भी इथाइल। तो इस बार एल्काइल ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। तो वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। तो ये रूल सेटिजफ रूल है, ये लास्ट टाइम हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसमें हमने देखा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पहले हमने देखा कि क्या होता है उसका मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट कौन कौन सी, एक हाइड्राइड शिफ्ट की बात की, मिथाइल शिफ्ट की बात की, और फिर हमने बात की सेटिजफ रूल क्या होता है। लेकिन इन सारों के अलावा हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवाई जाती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, उसमें टेम्परेचर हाई क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखिए अगर टेम्परेचर लो हुआ तो एल्कीन की बजाय, जो एल्कीन प्रोडक्ट बनता उसकी बजाय ईथर जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा।
अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों पूछा जाता है, क्यों डाला जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि क्या रीजन है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है। जब आपको एसिड ही ऐड करना है तो आप एसिड के अंदर HCl क्यों नहीं ऐड करते, आप HNO3 क्यों नहीं ऐड करते, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। देखिए, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैं ये कहूं कि आप क्यों ऐसा होता है कि ओनली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो, ये तो यूज कर सकते हो। HCl ऐड करूं तो नहीं कर सकता, HNO3 नाइट्रिक एसिड ऐड करूं तो नहीं कर सकता, ऐसा क्यों नहीं होता, वो देखिए। अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर अपने आयंस में डिसोसिएट हो तो H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। ये देखिए, जो HSO4 नेगेटिव है, जो बाइसल्फेट है, वो क्या है, वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्या चीज है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब वो क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, उसमें क्या था, एल्कोहल में आपके पास क्या था, OH था। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव है तो कार्बन के पास पॉजिटिव। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हो तो वो क्या करे, कार्बन पे अटैक कर सकता है और OH को रिप्लेस कर सकता है। तो ऐसे केस में क्या होता, OH चला जाता और न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक कर जाता। तो अगर HSO4 बेटर न्यूक्लियोफाइल होता तो वो क्या कर देता, OH को रिप्लेस कर देता और वहां न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता। और ये काम कौन कर सकता है, ये HCl का Cl बहुत बेटर कर सकता है। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कोहल है और Cl नेगेटिव वहां प्रेजेंट है, तो Cl क्या करेगा, OH को रिलीज करके एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसने क्या शो की, देखिए इसने क्या किया, इसने शो किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, ये काम नहीं किया। और इसने क्या शो किया, इसमें प्रोटॉन ने पहले एक्शन किया, तो इसने क्या शो किया, शो डिहाइड्रेशन। तो इसने क्या शो किया, डिहाइड्रेशन। लेकिन अब मैं बात करता हूं इसका, ये तो कंफर्म है कि HCl क्यों नहीं होता, क्योंकि HCl जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देता। अब HNO3 क्यों नहीं करता, इसकी बात करें, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो देखिए एल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन हो, ये मान लीजिए आपके पास कोई एल्कोहल है और आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो वो क्या करेगा, इसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद रिएक्शन होगी, वो किस में कन्वर्ट कर देगी, वो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगी। इसका मतलब आपको क्या होगा, आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, तो ये जो होंगे वो प्रोडक्ट मिलेंगे, ना कि एल्कीन। तो एल्कीन जो है वो नहीं बन पाएगा। हमें एल्कीन की प्रिपरेशन की बात करनी है, इसीलिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के दौरान हम किसको यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं, ना कि HCl को और ना HNO3 को। तो इसके साथ ही हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए नाम से क्लियर है, डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन रिलीज करना एंड हेलोजिनेशन और एक हेलोजन रिलीज करना। तो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल से अगर आप एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिलीज करते हैं तो ये रिएक्शन होती है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, और ये रिएक्शन करवाई जाती है एल्कोहलिक KH की प्रेजेंस में। ये भी एग्जांपल किसका है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो देखिए ये हेलोजन निकाल दीजिए, आप यहां से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, एल्कीन बनेगा। प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी बात करता हूं। देखिए सबसे पहले जो आपके पास एल्कोहलिक KH है उसकी बात करता हूं। तो एल्कोहलिक KH में सपोज कर लीजिए आपने इथेनोलिक KH ले रखा है। अब इथेनोलिक KH में आपके पास इथेनॉल है, तो इथेनॉल हुआ C2H5OH। क्योंकि एल्कोहल एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड है, तो इसने क्या बनाया, इथोक्साइड एंड H पॉजिटिव। और ये एनाइन कौन सा है, दैट इज द इथोक्साइड आयन। इथोक्साइड आयन जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है,
और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या काम करेगा, वो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब प्रोटॉन हुआ ये H, देखिए CH2Cl, और ये जो आपने बेस है, मैं एक बार इसको B लिख देता हूं, दैट इज B नेगेटिव। तो इस बेस ने क्या किया, इस बेस ने इस H को अट्रैक्ट कर लिया, और ये H जैसे ही गया तो इस कार्बन पे क्या जनरेट हुआ, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो यहां क्या हुआ, देखिए दैट बिकम नेगेटिव, और ये कार्बन एनाइन बना। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो कौन है, कार्बेनाइन है। ओके, तो देखिए हम पहले स्टेप की बात करते हैं। तो ये पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, ये क्या है, इससे क्या गया, H पॉजिटिव बाहर गया ना। सो पहला स्टेप है मेरे पास डीप्रोटोनेशन, या इसको मैं कहूं प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, तो प्रोटॉन को खींच लिया गया, किसने खींच लिया, जो बेस था उसने खींच लिया। ओके, एंड सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां शिफ्ट हुए, ये हैलोजन बाहर। एंड स्टेप 2 इज डीहेलोजिनेशन, हैलोजन हैलाइड फॉर्म में बाहर, मतलब नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकल गया, दैट इज -Cl नेगेटिव। और ये क्या चीज बनी, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना मेरे पास, ये एल्कीन। क्लियर, और बार क्या रिलीज हुआ, Cl नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या हुआ, देखिए ये H जो था, ये H देखिए अभी ये तो एसिड वापस रिलीज हो गया ना, तो ये H इसका था। ओके, और ये किसके साथ बाइंड हो गया, जो KH के पास, जो KH था, KH किस में डिसोसिएट हुआ, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। वो जो H रिलीज हुआ है वो तो कहां आ गया, वो तो OH के पास। तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव तो कंबाइन होके किस में कन्वर्ट हुए, वाटर में। और जो K पॉजिटिव था वो, और इधर से जो हैलाइड है आपके पास वो किस में कन्वर्ट हुए, KCl में। तो ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, अगर आपको एल्कोहलिक H दिया तो क्या रिलीज करवाया आपने, KCl एंड वाटर, ये रिलीज हुए, और प्रोडक्ट आपके पास क्या बना, प्रोडक्ट बना एल्कीन। तो ये रिएक्शन आपके पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हाइड, इसमें प्रोडक्ट क्या बनता, प्रोडक्ट बनता एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता। लेकिन जहां एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता, तो ऐसे केस में मैंने पहले भी आपको कहा कि आपको सेटिजफ रूल के अकॉर्डिंग ये जरूर देख लेना है कि प्रोडक्ट जो होगा वो कौन सा बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसी की बात मैं एक और एग्जाम्पल से करता हूं, आप उसका बस प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर दीजिए। ये देखिए, और कहा कि एल्कोहलिक H के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, जिसके साथ हेलोजन है वो तो अल्फा, और जस्ट आगे वाली चीज क्या हुई, बीटा। ये देखिए, तो हेलोजन तो यही जाएगा अब, लेकिन हाइड्रोजन जस्ट आगे वाले से, यहां से या यहां से, तो अब मेरे पास दो प्रोडक्ट बन गए। अगर ये वाला H जाए तो प्रोडक्ट क्या हो, तो प्रोडक्ट बने 1 ब्यूटीन। ये देखिए यहां डबल बॉन्ड आया, और यहां से अगर H जाए, ये देखिए, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आए, 2 ब्यूटीन। तो ये क्या हुआ, 1 ब्यूटीन, और ये क्या है, 2 ब्यूटीन। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये आप किसके अकॉर्डिंग, ये आप सेटिजफ रूल के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए यहां डबल बॉन्ड है, पहले आप इनको मार्क कर दीजिए। इसके पास 2 हाइड्रोजन, ये रहे, इसके पास 1 हाइड्रोजन और 1 इथाइल ग्रुप। आप इसको ले लीजिए, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, ये रहे। इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। तो इसके पास क्या हुए, 2 एल्काइल ग्रुप है, ये देख सकते हैं आप, 2 एल्काइल ग्रुप। और इसकी बात करूं, इसके पास सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप है।
तो सेटिजफ रूल के अकॉर्डिंग कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी दोनों में से? दैट एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो फेवरेबल एल्कीन कौन सी होगी? फेवरेबल एल्कीन वही होगी जिसके पास क्या होगा? हैविंग मोर एल्काइल ग्रुप, जिसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। तो यहां बात कहूं तो इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप है, तो 2 ब्यूटीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 1 ब्यूटीन। हमने जब इनका एक्सटेंट देखा, दैट इज इन 85% एक्सटेंट एंड दैट इज इन ऑलमोस्ट 15 to 20%। तो आप देख सकते हैं 2 ब्यूटीन जो होगा हमारे पास वो ज्यादा अमाउंट के अंदर बनता है एज कंपेयर टू 1 ब्यूटीन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था आपके पास था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ओके, अगर मैं इसकी पायरोलिसिस करूं, इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करूं तो क्या होगा? ये जो एल्काइल पार्ट है ये तो कन्वर्ट होगा एल्कीन में, ये यहां से हिस्सा रिलीज हो जाएगा और साथ में कौन रिलीज होगा? वाटर। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म देखिए, क्या प्रोडक्ट बनता है इसमें और क्यों बनता है। ये देखिए कि ये जो हाइड्रोक्साइड का जो OH नेगेटिव है, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन्स है, ये क्या करता है? कैन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। सबसे पहला काम इसका ही स्टार्ट होता है। ये क्या करता है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है। कैसे? आप इसके मैकेनिज्म में देखिए, ये पार्ट आपके पास है, मान लीजिए इस प्रोटॉन की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए, और ये वो OH नेगेटिव है। तो पहले स्टेप में क्या करेगा? जो हाइड्रोक्साइड है वो इस प्रोटॉन को खींच लेगा और इस प्रोटॉन के खींचते ही इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही वाटर रिलीज हुआ, क्या हुआ देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए। तो ये क्या चीज बनी आपके पास? कार्बोएनाइन एज ए इंटरमीडिएट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट करवा दूं तो ये इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन बाहर चला गया, मतलब N ट्राइमिथाइल अमीन जो है बाहर रिलीज हुआ और मेरे पास प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना प्रोपीन। ओके, अब ये देख सकते हैं पहले क्या रिलीज हुआ? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर, एक ट्राइमिथाइल अमीन एंड मेजर प्रोडक्ट इज प्रोपीन। तो यहां आप देखिए, सपोज करिए, एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं इस बात को। ये देखिए, अब मान लीजिए ये आपके पास होता, इसकी बजाय ये आपके पास होता, ये देखिए, ये मॉलिक्यूल मान लीजिए मैंने आपको दिया होता और आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब देखिए, ये हिस्सा तो बाहर जाएगा ही जाएगा और OH H लेके जाएगा, तो H यहां का भी जा सकता है, H यहां का भी जा सकता है। मान लीजिए यहां का H जाए तो आपके पास प्रोडक्ट क्या हो? प्रोडक्ट बने, देखिए यहां का H जाए, ये रहा, तो क्या हो? यहां डबल बॉन्ड, ये CH का CH और ये CH3। इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट क्या बने? 2 ब्यूटीन। और अगर इस कार्बन का H जाए इसका, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बने? प्रोडक्ट बने CH3। ये देखिए, दैट इज 1 ब्यूटीन। तो हमने कि जो 2 ब्यूटीन है उसका अमाउंट बहुत कम है, तो ये जो है लगभग 96% और ये ओनली 4% के करीब है। इस बार देखिए, आपने याद होगा तो आपने सेटिजफ रूल में कहा था कि इनर साइड में आपने एल्कीन बनानी है, वो जो मोर एल्काइलेटेड ग्रुप वाली एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी बात करता तो ये वाली ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए थी ना, जो 2 ब्यूटीन है। लेकिन यहां क्या है? 1 ब्यूटीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये बात थी किसके बीच में? ये कंपैरिजन था किसके बीच में? ये था हॉफमैन एलिमिनेशन एंड सेटिजफ रूल। हॉफमैन रूल वर्सेस सेटिजफ रूल।
देखिए ये मेन टॉपिक है, बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो होफमैन और एलिमिनेशन रूल में और सेटिजव रूल में क्या फर्क है? देखिए अगर आप होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं तो 2 ब्यूटीन की बजाय 1 ब्यूटीन जो है वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट है। और जब सेटिजव रूल की बात की आपने पीछे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में देखा, डिहाइड्रो एलोजिनेशन ऑफ एल्काइलाइड में देखा, वहां जो इनर साइड की एल्कीन थी वो ज्यादा स्टेबल थी, मोर एल्काइलेटेड ग्रुप वाली चीज ज्यादा स्टेबल थी, और यहाँ लेस एल्काइलेटेड ग्रुप जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो कौन से एल्कीन ज्यादा? होफमैन रूल में क्या कहा जाता है कि लेस एल्काइलेटेड ग्रुप जो होगा वो ज्यादा स्टेबल है, जबकि सेटिजव में जो मोर एल्काइलेटेड ग्रुप वाली एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है। अब अगर इसकी बात करूं ऐसा क्यों होता है, अगर क्योंकि ये लेस जो एल्काइलेटेड ग्रुप वाली ज्यादा स्टेबल हो सकती है, तो माना ये जाता है कि इस बार प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है। और लास्ट टाइम अगर आपने देखा तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट किसने किया था? उसमें किया था एल्कोहल के एल्कोक्साइड पार्ट ने। एल्कोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जबकि OH नेगेटिव जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है बेटर, और वो एक बेटर क्या होता है, वो जो वीक आपके पास क्या है, बेस और बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो ऐसे केस में ये क्या करता है, ऑलवेज लेस हिंडर्ड साइट से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा। तो आप इस एग्जांपल में देखो, अगर इसकी इधर वाली बात करूं तो दैट प्रोटॉन जो अगर इधर से निकालता तो ये मोर हिंडर्ड साइट पे आता, जबकि ये एक टर्मिनल पोजीशन पे है, लेस हिंडर्ड साइट है। तो बाहर से ये क्या करेगा, बाहर वाली साइड से ही कार्बन को एलिमिनेट करवाना चाहेगा, सॉरी हाइड्रोजन को निकालना चाहेगा, और उससे ये रिएक्शन होती है। तो ये हमारे पास क्या चीज है, होफमैन और सेटिजव का कंपैरिजन। देखिए मैं इस चीज को थोड़ा सा और बता देता हूं। ये जो आपके पास एग्जाम्पल था सेटिजव रूल के अंदर, आपने जो सेटिजव रूल आपके पास था उसमें आपने डिहाइड्रो एलोजिनेशन के दौरान किया था। देखिए मान लीजिए यही एग्जाम्पल मेरे पास क्या होता, ये देखिए, और मेरे पास एल्कोहलिक KH होता, तो ऐसे केस में मुझे जो एल्कीन बनानी थी इधर से बनाता। देखिए ये तो हेलोजन जाता ही जाता, और बीटा एलिमिनेशन होती तो बीटा पोजीशन इज दिस एंड बीटा पोजीशन इज आल्सो दिस। तो फिर मैंने एल्कीन इस साइड, मैंने कहा मोर फेवरेबल एल्कीन सेटिजव रूल के अकॉर्डिंग कौन सी है, दैट इज द मोर फेवरेबल एल्कीन। आप ये देखिए, लेकिन यहां जो हमने बात की, सपोज यही एग्जांपल मेरे पास है, ये देखिए यही एग्जांपल मेरे पास है, और इस एग्जांपल की बात करूं तो कौन सी ज्यादा स्टेबल है, तो है, मैंने कहा ये रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं तो मेरे पास कौन सी है, लेस एल्काइलेटेड एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ये देखिए क्लियर। इसकी बात करूं तो है तो दोनों ही बीटा एलिमिनेशन ना, इसके अंदर देखिए दैट इज द अल्फा कार्बन, दैट इज बीटा एंड दैट इज बीटा, तो है तो दोनों ही किसके एग्जांपल, बीटा एलिमिनेशन के। तो बीटा एलिमिनेशन के दौरान कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, इसकी बात करूं तो टर्मिनल एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी, इसका मतलब लेस एल्काइलेटेड एल्कीन। और इसकी बात करूं तो ये क्या है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन। तो सेटिजव रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, जो सेटिजव रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, मोर एल्काइलेटेड, जबकि होफमैन रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, लेस एल्काइलेटेड एल्कीन जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होती है, ये बनानी है। ये दोनों में आपस में डिफरेंस है, क्यों है, जैसे मैंने कहा कि इसमें एल्कोहल का पार्ट जो था OR नेगेटिव वो क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कैन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट इजीली, वो क्या कर सकता है, कैन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन वेरी इजीली, वो तो बहुत आसानी से निकालेगा, किसी पोजीशन से आपसे निकलवा लीजिए तो वो तो मोर हिंडर्ड साइड, दैट कार्बन इज मोर हिंडर्ड कार्बन। ये देखिए ठीक है, और दिस इज लेस हिंडर्ड कार्बन, ये लेस हिंडर्ड है। तो इसमें क्या हुआ, इसने तो बहुत स्ट्रॉन्ग था तो मोर हिंडर्ड साइड से क्या किया, अंदर वाली साइड एल्कीन बना दी। जबकि इसकी बात करूं, इसमें कौन था, OH नेगेटिव प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, और OH नेगेटिव इज ए वीक बेस, वो ओनली कैन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइट।
लेस सिंडर्ड कार्बन से ही प्रोटॉन को बाहर खींच सकता है। तो इसकी बात करूं तो यहां से अगर H पॉजिटिव गया तो इस बार एल्कीन जो बना वो टर्मिनल एल्कीन बना आपके पास। तो ये था हुफमैन रूल और सेटिजफ रूल में क्या डिफरेंस है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो इसी के साथ ही आपकी एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। तो थैंक यू वेरी मच।